everyone, take out your history book. Here the chapter 2 on the tale of earliest people. हम ये चैप्टर को पढ़ रहे थे, आज हम इसका सेकेंड पार्ट करते हैं. ऑन द टेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल, मतलब पहले के टाइम पे 1000 साल पहले लोग कैसे रहते थे, लोग क्या खाते थे, लोगों का रहन सहन कैसे था, इस बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं. अभी तक हमने ये पढ़ा कि लोग एक प्लेस से दूसरी प्लेस मूव क्यों करते हैं, वो लोग एक ही जगह क्यों नहीं रहते. वो इसलिए नहीं रहते क्योंकि उनको अपने खाने की तलाश में, पानी की तलाश में वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस मूव करते हैं, और वो जो भी ट्रैवल करते हैं वो अपने पैरों से चलकर करते हैं. तब के टाइम पे कोई व्हीकल, बस या ट्रेन नहीं हुआ करती थी, इसलिए वो चलकर ही एक प्लेस से दूसरी प्लेस ट्रैवल करते थे. लोग जहाँ वो वहाँ पे रहते थे जहाँ पे ईजिली उनको फूड और वाटर अवेलेबल हो. फिर हमने पढ़ा स्टोन्स के बारे में कि पहले के टाइम पे एक नेचुरल चीज़ उनके पास एक ही थी, क्योंकि वो माउंटेन्स और हिल्स में रहते थे तो वहाँ पे स्टोन्स बहुत ईजिली अवेलेबल थे. इसलिए वो स्टोन्स के ज़रिए अपने सर्वाइवल और अपने खाने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, रहने के लिए वो स्टोन्स का यूज़ करते थे. वो स्टोन्स वो कटिंग के लिए यूज़ करते थे, चॉपिंग के लिए यूज़ करते थे, जानवरों का शिकार करने के लिए यूज़ करते थे, और भी चीज़ों के लिए यूज़ करते थे जिनसे वो ईजिली सर्वाइव कर सके. नाउ कम टू द पेज नंबर 14. हियर विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक. ओपन पेज नंबर 14. चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन. अब हम ये देखते हैं कि उस टाइम पे कैसे लोग कौन सी प्लेस चूज़ करते थे रहने के लिए, और लोग रहते कहाँ पे थे. लुक एट द मैप 2 बिलो. ये आपको मैप 2 दिया है नीचे. All the places marked with the red triangles are sites from which the archaeologists have found evidence of hunter-gatherers. Archaeologists का मतलब मैंने आपको बताया, जो लोग 1000 साल 500 साल पहले जो लोग रहते थे उनके बारे में स्टडी करना, मैन्यूस्क्रिप्ट इंस्क्रिप्शंस को स्टडी करना, वो लोग चीज़ें जो यूज़ करते थे उनके बारे में खोज करना, उनकी स्टडी करना, उसे आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं. तो आपको रेड ट्राइंगल से कुछ मार्क्स दिए हुए हैं जो आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड किए हैं कि उनको ये लगता है कि वहाँ पे हंटर गैदर्स रहते होंगे. हंटर गैदर्स मतलब कौन से, जो आदि मानव लोग होते हैं, जो लोग जानवरों का शिकार करके अपना खाना बनाते हैं और वहाँ पे रहते हैं. तो आपको रेड ट्राइंगल से बहुत सारी चीज़ें दी होंगी, जैसे कि आपको भीमबेटका दिया है रेड ट्राइंगल से. देखो आप, कुरनूल केव दिया है आपको, 2 चीज़ें दी हैं आपको रेड ट्राइंगल से. एक दिया आपको हुस्की, तो 3 चीज़ें दी हैं आपको रेड ट्राइंगल से. एक भीमबेटका, एक कुरनूल केव और एक हुंगी. ओके. हंटर गैदर लिव्ड इन मैनी मोर प्लेसेस, ओनली सम आर शोन ऑन द मैप. हंटर गैदर्स और भी जगह रहते हैं, लेकिन मैप में सिर्फ 3 जगह ही दी हैं, लेकिन उसके अलावा भी वो और भी जगह रहते थे. Many sites were located near sources of water such as rivers and lakes. आपने देखा होगा जो भी साइट्स हमें दी हैं वो कहीं ना कहीं एक रिवर के पास है, जैसे कि हुंगी कृष्णा रिवर के पास है, कुरनूल केव भी कृष्णा रिवर के पास है, भीमबेटका भी कोई नर्मदा रिवर के पास है. तो वो लोग जहाँ पे भी हंटर गैदर्स रहते थे उनके आसपास रिवर और लेक्स हुआ करती थी. नाउ कम टू द पेज नंबर 15. As stone tools were important, people tried to find places where good quality stone was easily available. जो स्टोन टूल्स हुआ करते थे, स्टोन टूल्स कौन से हुआ करते थे, जो कि पत्थर से लोग उसको बनाते थे, उससे वो स्टोन टूल्स बोलते हैं. वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पहले के टाइम पे, लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो उनसे लोग कुछ बहुत सारी चीज़ें इन्वेंट कर सकते थे, बहुत सारी चीज़ें आसान हो सकती थी, उससे वो लोग ईजिली सर्वाइव कर सकते थे. तो स्टोन टूल्स अब वेरी इंपॉर्टेंट. पीपल ट्राई टू फाइंड प्लेसेस वेयर गुड क्वालिटी स्टोन वो ईजिली अवेलेबल. वो लोग उन जगहों की खोज करते थे, उन जगहों में जाते थे जहाँ पे स्टोन्स बहुत ज़्यादा ईजिली अवेलेबल हो, जहाँ आसानी से वो स्टोन्स उनको मिल जाए. प्लेसेस वेयर स्टोन्स वर फाउंड एंड where people made stones are known as factory site. जहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट को, जहाँ पे बहुत सारे स्टोन्स, बहुत सारे पत्थर मिले हैं, बहुत सारे टूल्स मिले हैं, वेपन्स मिले हैं, हथियार मिले हैं, उन आर्कियोलॉजिस्ट से उन चीज़ों को फैक्ट्री साइट बोला गया है. आपको पता है फैक्ट्री क्या होती है, जहाँ पे चीज़ों का प्रोडक्शन होता है, जहाँ पे चीज़ें बनती हैं. तो जब आर्कियोलॉजिस्ट को जहाँ पे पत्थर बहुत सारे मिले हैं, जहाँ पे उनको वेपन्स मिले हैं, टूल्स मिले हैं बने हुए, उन्हें वो फैक्ट्री साइट बोलते हैं. हाउ डू वी नो वेयर दीज फैक्ट्रीज वर. हमें कैसे पता चला कि वो फैक्ट्रीज कहाँ पे हैं.
Usually we find blocks of stones, tools that were made and perhaps discarded because they were not perfect, and chips of waste stones left behind at these sites. हमें कैसे पता चला कि फैक्ट्री साइट्स कहाँ पे? जो आर्कियोलॉजिस्ट है उन्हें ये फाइंड आउट किया कि जहाँ पे स्टोन्स बहुत ज़्यादा थे, जहाँ पे टूल्स बनाए गए थे और कुछ टूल्स भी वहाँ पे पड़े हुए थे, कुछ चीज़ों का डिस्कार्ड मतलब कि उस चीज़ों को ख़त्म कर देना, कुछ चीज़ें पूरी तरह ख़त्म हो चुकी थी बिकॉज दे वर नॉट परफेक्ट। क्यों ख़त्म हो गई थी? क्योंकि वो परफेक्ट नहीं थी। और कुछ स्टोन के बहुत सारे स्टोन, छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं वो पड़े थे। चिप्स ऑफ वेस्ट स्टोन का मतलब होता है छोटे छोटे पत्थर। तो आर्कियोलॉजिस्ट को कैसे पता चला कि वो फैक्ट्री साइट है? वो उनको इसलिए पता चला कि वहाँ पे बहुत सारे स्टोन्स थे, बहुत सारे टूल्स और वेपन्स बने हुए थे, लेकिन कुछ पूरी तरह ख़त्म हो चुके थे। क्यों? क्योंकि वो परफेक्ट बिल्कुल नहीं थे और उसमें बहुत सारे छोटे छोटे वेस्ट स्टोन पड़े थे, मतलब खराब स्टोन पड़े हुए थे। समटाइम्स पीपल लिव्ड हियर फॉर लॉन्गर स्पेल ऑफ टाइम। कुछ टाइम ऐसा था कि जहाँ पे लोग वहाँ पे लॉन्ग टाइम के लिए रहते थे, क्योंकि वहाँ पे इजीली स्टोन अवेलेबल हो जाते थे, इसलिए वो लॉन्ग टाइम के लिए रहते थे, क्योंकि वहाँ पे सर्वाइव करना उनके लिए इजी था। जो स्टोन्स थे उनकी सर्वाइवल में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती थी, इसलिए वो बहुत टाइम के लिए वहाँ पे रहते थे। दीज साइट्स आर कॉल्ड हैबिटेट कम फैक्ट्री साइट। हैबिटेशन का मतलब होता है जहाँ आप लॉन्ग टाइम के लिए सर्वाइव कर सको, मतलब कि आप जहाँ ज़्यादा टाइम के लिए रह सको। जहाँ सर्वाइव का मतलब यही होता है जहाँ पे आपको खाना पीना हर चीज़ बहुत आसानी से मिल जाए, सर्वाइव कर सको, आप उस चीज़ को अच्छे से ले रहे हो। तो हैबिटेशन का मीन्स यही होता है कि जहाँ आप इजीली सर्वाइव कर सको, इसलिए जहाँ पे लोग ज़्यादा टाइम के लिए रहते थे तो उसे हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट बोलते हैं। फैक्ट्री साइट क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहाँ पे स्टोन्स वो लोग बनाते थे, स्टोन से वो लोग वेपन्स, टूल्स और अदर चीज़ें बनाते थे। लोग वहाँ पे काटने नाइफ भी बनाते थे, सब्जियाँ काटने के लिए, फ्रूट्स काटने के लिए स्टोन से, तो इसलिए उसे हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट बोलते हैं। इफ़ यू हैड टू डिस्क्राइब द प्लेस यू लिव्ड इन, विच ऑफ द टर्म्स वुड यू यूज़? अगर आपको ये डिस्क्राइब करना है कि आप कहाँ पे रहते हो तो आप कौन सा टर्म यूज़ करोगे? हैबिटेशन मतलब आप इजीली कहीं सर्वाइव कर सको, आपको इजीली खाना और हर चीज़ मिल रही है, वहाँ पे फूड और वाटर मिल रहा है। फैक्ट्री मतलब जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, जहाँ पे आपको काम करने के लिए मिल रहा है, जहाँ पे आपको फैक्ट्री का जो भी मटेरियल है ईजिली अवेलेबल मिल रहा है। हैबिटेशन कम फैक्ट्री मतलब जहाँ आप बहुत अच्छे से सर्वाइव भी कर रहे हो, आपको खाना पानी भी मिल रहा है और आप फैक्ट्री में भी अच्छे से काम कर रहे हो, आपको काम करने के लिए भी मिल रहा है और आपको ईजिली मटेरियल भी अवेलेबल मिल रहा है, और एनी अदर मतलब कुछ और भी। तो ये चार चीज़ें वो थी जहाँ पे आप जहाँ पे आप रहते हो उसको ईजिली डिस्क्राइब कर सकते हो, उसे ईजिली बता सकते हो कि आप वहाँ पे क्यों रहते हो। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 16। Sites. Sites are places where the remains of things, tools, pots, building, etc. were found. साइट वो जगह होती है, जैसे कि हमने पिछले पेज में फैक्ट्री साइट पढ़ा, वो जगह होती है जहाँ पे टूल्स, पॉट्स और बिल्डिंग्स बहुत आसानी से मिलती हो, आसानी से बन जाती हो या फिर आसानी से उसका मटेरियल मिल जाते हो। These were made, used and left behind by people. वो चीज़ें का इस्तेमाल हुआ है और लोग फिर उन चीज़ों को छोड़कर चले गए हैं। These may be found on the surface of the earth, buried under the earth or sometimes even under water. वो सब चीज़ें आर्कियोलॉजिस्ट को कहाँ पे मिली थी? अर्थ में पड़ी हुई मिली थी, मतलब धरती में पड़ी हुई मिली थी। जहाँ पे फैक्ट्री साइट हुआ करती थी वहाँ पे जब आर्कियोलॉजिस्ट ने खोज की, जब फाइंड आउट करने की कोशिश की तो वहाँ पे उनको बहुत सारे टूल्स मिले थे, कुछ पानी के अंदर चले गए थे, कुछ ज़मीन के अंदर दब गए थे। क्योंकि ये बहुत साल पहले की बात है, बहुत पुरानी बात है, इसलिए वो ज़मीन के अंदर भी कुछ टूल्स, कुछ पत्थर चले गए थे। You will learn more about the different sites in later chapter. आप दूसरे चैप्टर्स में बहुत सारी चीज़ें पढ़ोगे, साइट्स के बारे में पढ़ोगे कि आखिर जो आदि मानव थे वो साइट्स में क्या बनाते थे, कैसे बनाते थे और वो रहते कहाँ पे थे। मेकिंग सम टूल्स, अब देखो वो लोग स्टोन से कैसे कैसे टूल्स बनाते हैं। स्टोन टूल्स वो प्रोबेबली मेड यूजिंग टू डिफरेंट टेक्निक्स। दो टेक्निक्स होती है स्टोन टूल्स को बनाने के लिए। द फर्स्ट इज कॉल्ड स्टोन ऑन स्टोन। फर्स्ट किसको बोलते हैं? स्टोन ऑन स्टोन, मतलब पत्थर से ही पत्थर वो लोग बनाते थे।
Here the pebble from which stone was be made, also called core, was held in one hand. आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा, एक हैंड में उनने स्टोन को होल्ड किया हुआ, एक हैंड में उनके एक दूसरे हैंड में भी एक स्टोन है, जो वो एक स्टोन को मार कर उसको साइड से तोड़कर उसको एक शेप दे रहे हैं. अनदर स्टोन विच वॉज यूज एज ए हैमर, वो हैमर की तरह यूज़ हो रहा है. हैमर मतलब हथौड़ा होता है, वो हथौड़े की तरह उस स्टोन में मार रहा है और उसके धीरे धीरे उसके जो साइड्स हैं, जो एजेस हैं, उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं. The second stone was used to strike off flakes from the first till the required shape was obtained. वो तब तक उसको साइड से मारते हैं ताकि उनको जो शेप चाहिए वो इजीली मिल जाए. आपको शायद मैंने अभी बताया था कि वो लोग स्टोन से अलग अलग शेप्स बनाते हैं, वेपन्स बनाते हैं, टूल्स बनाते हैं, जिससे उन्हें सर्वाइव करने में बहुत आसानी होती है. तो ये एक तरीका था कि वो एक स्टोन को दूसरे स्टोन में एक हैमर की तरह मार के उसको एक शेप दे रहे हैं. सेकेंड, प्रेशर फ्लैकिंग. अब देखते हैं प्रेशर फ्लैकिंग क्या होता है. Here the core was placed on the firm surface. The hammer stone was used on the piece of the bone or stone that were placed on the core to remove flakes that could be shaped into tools. वो लोग क्या करते हैं कि एक स्टोन को सरफेस में मतलब अर्थ में रख के दूसरे स्टोन से उसको मारने की कोशिश करते हैं और उसको तब तक मारते हैं जब तक वो कोई शेप नहीं ले देता या फिर टूल्स नहीं बना लेता. एक को वो हैमर की तरह यूज़ करते हैं, एक को वो ज़मीन में रखकर बड़े पत्थर को रखकर उसको बड़े पत्थर से तोड़ने की कोशिश करते हैं. ओके, तो ये दो टेक्निक थी जिससे वो टूल्स को, वेपन्स को बनाते थे. किस चीज़ से वो बनाते थे? स्टोन से. फाइंडिंग आउट अबाउट फायर. अब देखते हैं कि पहले के टाइम पे लोग आग कैसे जलाते थे. फाइंड द कुरनूल केव्स. आपको मैंने मैप 2 में कुरनूल प्लेस फाइंड आउट करवाया जिसमें ट्राइंगल बना हुआ था. ट्रेजेस ऑफ ऐश हैव बीन फाउंड देयर. आर्कियोलॉजिस्ट ने वहाँ पे ऐश को फाइंड किया. ऐश का मतलब होता है जब आप कोई भी चीज़ को जलाते हो तो वो जब पूरी तरह जल जाती है तो उसके ऐशेस रह जाते हैं, जो ब्लैक कलर की पूरी राख बोलते हैं उसको, वो ऐशेस की तरह रह जाते हैं. तो आर्कियोलॉजिस्ट ने वहाँ पे क्या फाइंड आउट किया? ऐशेस फाइंड की, जिससे उनको ये पता चला कि यहाँ पे आग जलाई गई है, जिससे उन्हें ये पता चला कि पहले के ज़माने के लोग भी फायर का यूज़ करते थे. This suggests that the people were familiar with the use of fire. इससे हमें ये पता चलता है कि वो लोग भी आग का इस्तेमाल करते थे. Fire could have been used for many things. जो आग होती है, जो फायर होती है, वो बहुत चीज़ों के लिए यूज़ की जाती है. As a source of light, cook meat to scare away animals. हम लाइट के लिए, रोशनी के लिए आग जलाते हैं, हम खाना बनाने के लिए आग जलाते हैं और जानवरों को अपने से, जो जंगली जानवर होते हैं वो अपने से दूर रखने के लिए आग जलाते हैं. आपको ये चीज़ पता होगी कि जो जानवर है वो आग से बहुत ज़्यादा डरते हैं, तो हम जानवरों से, जंगली जानवरों से बचने के लिए आग जला के रखते हैं ताकि वो हमारे पास नहीं आए. तो लोग, हमें ये फाइंड आउट कब कैसे मिला कि लोग आग का यूज़ करते थे, फायर का यूज़ करते थे, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट को एशेस मिले हैं जहाँ पे वो रहते थे, तो जिनसे उन्हें ये पता चला कि वो लोग भी फायर का यूज़ करते हैं. तो उस ज़माने में भी फायर होती थी, उस ज़माने में भी लोग फायर जलाते थे. और वो कैसे यूज़ करते थे? वो लाइट के लिए यूज़ करते थे, रोशनी के लिए यूज़ करते थे. कि पहले के ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी, वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ करता था, इसलिए वो लाइट के लिए आग को जलाते थे, खाना बनाने के लिए आग को जलाते थे और जंगली जानवरों को अपने से दूर रखने के लिए आग जलाते थे. वॉट डू वी यूज़ फायर फॉर टुडे. और आज के टाइम पे हम फायर का कैसे यूज़ करते हैं, ये आपको शायद पता होगा कुछ चीज़ों में कि हम फायर का यूज़ कैसे करते हैं. आज के टाइम पे भी लोग फायर का यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए. जनरली लोगों के पास गैस अवेलेबल रहता है, लेकिन कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो लकड़ियाँ जला के अपना खाना बनाते हैं. ओके, नेक्स्ट टॉपिक में आओ, चेंजिंग एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट मतलब जो वेदर होता है वो कैसे चेंज होता है. 100 साल पहले, 1000 साल पहले वेदर कैसे चेंज होता था. अराउंड 12,000 ईयर्स एगो, अभी 12,000 साल पहले की बात हो रही है. देयर वर मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड. उसमें एक मेजर चेंज आया, मतलब एक बहुत बड़ा बदलाव आया क्लाइमेट में. विच अ शिफ्ट टू रिलेटिवली वार्म कंडीशन. क्या चेंज आया कि अचानक से 12,000 पहले क्लाइमेट में एक बहुत बड़ा बदलाव आया. ये
कि क्लाइमेट में गर्मी आई, मतलब कि गर्मी पड़ने लगी। पहले के लोग थे वो बहुत ज़्यादा ठंडी में रहते थे, बहुत ज़्यादा मौसम ठंडा हुआ करता था, गर्मी होती ही नहीं थी। लेकिन 12,000 साल पहले एक बहुत बड़ा चेंज आया क्लाइमेट में कि गर्मी भी होने लगी। इन मैनी ईयर्स दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रास, और ये किस फ़ायदे में आया कि वो लोग ग्रास बहुत ईजिली डेवलप होने लगी। आपको शायद पता होगा गर्मी में ही ग्रास बहुत अच्छे से उग पाती है, गर्मी और बारिश में। क्यों? क्योंकि ग्रास को भी गर्मी चाहिए होती है। तो इस क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ईजिली ये चीज़ डेवलप हो पाई कि वो ग्रास उगने लगी। दिस इज टर्न लेड टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डियर, antelope, goat, sheep and cattle, that is animals that survive on grass। गर्मी की वजह से जब ग्रास लैंड होने लगी, बहुत अच्छे से ग्रास जो घास थी वो उगने लगी, तो कुछ जो एनिमल्स थे वो ईजिली सर्वाइव करने लगे, वो ईजिली जीने लगे। क्यों? क्योंकि वो ऐसे एनिमल्स थे जो ग्रास, लीव्स इनको खाते हैं, इसलिए वो ईजिली सर्वाइव करने लगे क्योंकि उनको खाने के लिए खाना मिलने लगा। तो कौन कौन से एनिमल थे? डियर था, एंटीलोप था, गोट, शीप और कैटल। ये एनिमल्स थे जो ईजिली सर्वाइव करने लगे आफ्टर क्लाइमेट चेंज। Those who hunted these animals now follow them, learning about their food habitats and their breeding seasons। जो लोग जानवरों का शिकार करते हैं उनको भी फूड हैबिट्स के बारे में पता चलने लगा और सीजन्स धीरे धीरे और भी चेंज होते रहे। फूड हैबिट्स के बारे में क्यों पता चलने लगा उनको? क्योंकि उनको जब घास उगने लगी तो उनको ये भी पता चलने लगा कि कौन कौन से चीज़ें हो सकती हैं खाने के लिए और भी कौन कौन सी चीज़ें वो खा सकते हैं। इट इज़ लाइकली दैट दिस हेल्प पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हर्डिंग एंड रियरिंग दीज एनिमल्स देमसेल्फ। फिर लोग जानवरों को छोड़ने लगे, जो डोमेस्टिक एनिमल्स थे जो लोग पालने लगे थे उनको छोड़ने लगे कि वो जाएँ और खुद इधर से उधर घूम के अपना खाने की तलाश करें। फिशिंग ऑल्सो बिकम इम्पॉर्टेंट, फिशिंग भी बहुत ज़रूरी थी उस टाइम पे। दिस वॉज ऑल्सो अ टाइम वेयर सेवरल ग्रेन ब्रीडिंग ग्रासेस इंक्लूडिंग wheat, barley एंड राइस grew naturally in different parts of the subcontinent। मैंने आपको 6th चैप्टर में ये बताया था कि कुछ एरियाज ऐसे थे जहाँ पे वीट और बार्ले ग्रो होने लगा, उनकी क्रॉप्स ग्रो होने लगी। वीट मतलब गेहूँ, बार्ले मतलब जौ। तो ये क्रॉप्स भी धीरे धीरे ग्रो होने लगी थी। तो लोगों को जब जैसे क्लाइमेट चेंज हुआ, जब ग्रास उगने लगी तो लोगों को आइडियाज़ आने लगे, लोगों को पता चलने लगा और भी जो सब कॉन्टिनेंट से और भी जो ऐसी चीज़ें थी, ऐसे शहर थे जो लोग इन चीज़ों की क्रॉप्स को ग्रो करने लगे। Men, women and children probably collected these grains as food and learned them they grow। जो मैन, वुमेन और बच्चे जो थे वो धीरे धीरे इन सब चीज़ों को कलेक्ट करने लगे और ये सीखने लगे कि ये सब चीज़ें कैसे ग्रो करती हैं ताकि वो भी इन सब चीज़ों को ग्रो कर सकें। एंड व्हेन दे रिपेंड का मतलब होता है जो सीजनल चीज़ें होती हैं, जो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जो सीजनल चीज़ें जो ग्रो करती हैं उनके बारे में वो जानने लगे और धीरे धीरे वो भी उन सब चीज़ों की फसल उगाने लगे। दिस में हैव लेड देम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स ऑन देयर ओन, और फिर वो खुद से ही प्लांट्स को ग्रो करने लगे। क्लाइमेट चेंज से बहुत ज़्यादा फर्क आया, बहुत बड़ा बदलाव आया था कि जब गर्मी पड़ने लगी तो ग्रास भी बहुत ईजिली ग्रो होने लगी थी, एनिमल सर्वाइव करने लगे थे, लोगों को खाने के बारे में ज़्यादा पता चलने लगा कि कौन सी वैरायटीज़ होती हैं, कौन सी चीज़ें वो खा सकते हैं, और धीरे धीरे लोग खुद भी फसल उगाने लगे थे। जैसे जैसे उन्हें पता चलने लगा उन चीज़ों को वो सीखने लगे और चीज़ों को धीरे धीरे कलेक्ट करके वो लोग चीज़ें फसल उगाने लगे थे। ओके, थैंक यू।